नमस्कार साथियों, मैं हूं शेर सिंह सोलंकी और आज लेके आया हूं भाग 7 का अंश 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहता हूं, तो इस बार भी मेरा एक संदेश है। भाग 7 के बाद मैंने निर्णय लिया था कि मैं समाज के लिए किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा मेरी आलोचना की गई, मेरा सहयोग नहीं किया गया। लेकिन भाग 7 को रिलीज करने के बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद मैंने अपने सपनों में भी नहीं की थी। लोगों ने इतना सहयोग, इतना सपोर्ट दिया जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के सामने इतिहास के वीडियो लगातार बनाता रहूं। बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज से नाखुश हैं। कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी कटाक्ष करते रहते हैं। जब कोई वीडियो किसी के पास शेयर करता है तो वो कुछ ना कुछ उसे कहकर रोक देता है। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देना मेरी जिम्मेदारी है, और हमारे इतिहास के इन सभी भागों को जारी रखना मेरी जिम्मेदारी हो गई है। अगर मेरे किसी भी वीडियो में आपको लगे कि वो जानकारी स्पष्ट नहीं है या कोई जानकारी गलत है, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं ताकि वो गलतियां सुधार सके। हो सकता है कि जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियां रह गई हो, क्योंकि इतिहास के जो पन्ने हैं वो धूल में जम चुके हैं, जिन्हें खंगाल कर निकालना बहुत मुश्किल काम है, और उस दौरान कुछ गलतियां भी हो जाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मेरी आलोचना करने के बजाय, वो गलतियां गिनाने के बजाय मुझे उस गलतियों के पुख्ता सबूत भेजे, जिससे मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और उससे सही जानकारी सबके सामने आ सके। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 7 के अंश 2 के बारे में। ये वीडियो वहीं से शुरू होगा जहां हमने खत्म किया था। इस बार हम जानेंगे रियासत काल में दी गई उपाधियों के बारे में, जैसे दरोगा, हजूरी, पासवान, बडारण, कोठारी, और जानेंगे इनकी परिभाषा और उनका ऐतिहासिक महत्व। 19वीं शताब्दी में राजपूताने में विदेशी अधिकारियों और इतिहासकारों के आगमन ने स्थानीय जातियों और सामाजिक व्यवस्थाओं को गलत तरीके से चित्रित और पेश किया। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने राजस्थानी समाज और क्षत्रिय वर्ग का इतिहास बिना किसी गहन शोध और बिना किसी प्रमाणों के लिख दिया। उनकी रचनाओं में तथ्यों के बजाय मनगढ़ंत व्याख्याएं और संदिग्ध स्रोतों पर आधारित सामग्री का समावेश था। उन्होंने राजपूत जाति और उससे जुड़े भूमिहीन क्षत्रियों के लिए स्लेव और गोला जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत थे, बल्कि राजपूत जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से गढ़े गए थे। और फिर हुई इन भ्रांतियों की उत्पत्ति, उनका प्रसार, और इसका नतीजा ये हुआ पदवियों का गलत अर्थ और इस समाज को नीचा दिखाने का और तोड़ने का सिलसिला, जिसका फायदा ये हुआ कि उस समय के कुछ लोग इसे सच मान बैठे और धीरे धीरे यही गलत अर्थ आज के समय में सही समझकर राजनीति करने वाले लोग भुनाने लगे हैं। दरोगा, वजीर, हजूरी और ख्वास जैसे शब्दों का अंग्रेजी में गलत अनुवाद किया गया। इन शब्दों के वास्तविक अर्थ इनकी सामाजिक और प्रशासनिक भूमिकाओं को दर्शाते हैं, जबकि इन्हें स्लेव यानी दास, गोला यानी गुलाम और चाकर यानी सेवक के समान मान लिया गया। स्थानीय और स्वार्थी लेखकों ने कर्नल टोड और अन्य अंग्रेज इतिहासकारों की गलतियों को आधार मानते हुए अपनी रचनाओं में इन भ्रांतियों को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। सन 1891 में तैयार मारवाड़ जनगणना रिपोर्ट और अन्य गजेटरियों में राजपूत वर्ग के भूमिहीन समूह को गोला, चाकर और ख्वास के रूप में परिभाषित किया गया। इन रिपोर्टों और रचनाओं के माध्यम से भूमिहीन और पिछड़े राजपूतों को क्षत्रिय वर्ग से अलग करने का संगठित प्रयास किया गया। उच्च पदवियों पर कार्यरत भूमिहीन क्षत्रियों को सामान्य सेवक और गुलाम जैसे अपमानजनक शब्दों से जोड़ा गया। आज हम जानेंगे इन पदवियों का सही अर्थ, जिन्हें गलत परिभाषित करके अपमानजनक शब्द बना दिए गए। दरोगा, वजीर और हजूरी ये शब्द राजमहलों और प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों का प्रतिनिधित्व करते थे। दरोगा जो एक प्रशासनिक अधिकारी जो सुरक्षा और व्यवस्था का कार्यभार संभालता था। वजीर एक मंत्री जो नीतियों, राज्य संचालन में राजा का सलाहकार होता था। हजूरी राजा के व्यक्तिगत सहायक जो विशेष विश्वास पात्र के रूप में कार्य करता था।
ये जो स्लेव और गोला जैसे शब्द हैं, हम उन्हें सिरे से नकारते हैं, उनका खंडन करते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा किया गया ये अनुवाद केवल गलत था, बल्कि इनके माध्यम से समाज में फूट डालने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। दरअसल भूमिहीन राजपूत अपनी योग्यता और निष्ठा से इन पदों पर नियुक्त होते थे, जो उनके कार्य, क्षत्रिय परंपरा और वीरता को सिद्ध करता है। सन 1912 में जब समाज के बुद्धिजीवियों ने इन भ्रांतियों के खिलाफ खड़े होकर राणा राजपूत नाम को स्थापित किया, तो ये उनकी पहचान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने का एक ऐतिहासिक कदम था। यह नाम इस समाज की प्रशासनिक क्षमताओं, युद्ध कौशल का प्रतीक बन गया। और अब तक जो हमने विश्लेषण किया, यह स्पष्ट करता है कि राणा राजपूत समाज न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि क्षत्रिय परंपराओं का भी हिस्सा था, बल्कि उसने समाज और राज्य की सेवा में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इन भ्रांतियों का निवारण समाज को उसकी सही पहचान और गौरव वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज राणा राजपूत समाज केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने संघर्ष, निष्ठा और अद्वितीय परंपरा के कारण एक प्रेरणा स्रोत है। इतिहास गलतियों का शिकार हो सकता है, लेकिन सच की पहचान हमेशा अपना स्थान बनाती है। आज हम जानेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक दस्तावेजों और परंपराओं में प्रयुक्त प्रशासनिक, सामाजिक पदवियों का सही अर्थ, जिनकी परिभाषाओं को गलत रूप से चित्रित करने और लिखने के प्रयासों के बावजूद इनका ऐतिहासिक गौरव और सम्मान हमेशा विद्यमान रहेगा और हम लोगों के बीच एकता और गौरव का मिसाल बनेगा। जो पहला शब्द था वो था रजपूत। मूतनएंसी की ख्यात विक्रम संवत 1700 में उल्लेख है कि साधारण कार्य जैसे नौकरी, सिपाहीगिरी और सामान्य स्थिति में रहने वाले क्षत्रिय रजपूत कहलाते थे। ये एक सम्मानजनक संबोधन था जो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत साधारण श्रेणी के योद्धाओं और सेवकों को दर्शाता था। अब बात करेंगे उस शब्द की जो अभी बहुत चर्चा में है, दरोगा। यह पद सरकारी विभागों की देखभाल के लिए नियुक्त अधिकारियों को दिया जाता था। दरोगा के अधिकार में दरी खाना, तबेला, रसोड़ा, बग्गी खाना, गऊ खाना, फील खाना, पालकी खाना, मर्दानी और जनानी ड्योढ़ी जैसे विभाग आते थे। ये एक वंशानुगत और सम्मानजनक पद था जिसे ईमानदारी और वफादारी से निभाया जाता था। दरोगा शब्द भारतीय प्रशासनिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण पद का प्रतीक है। यह शब्द निरीक्षक या प्रभारी अधिकारी के अर्थ में इस्तेमाल होता है। दरोगा पद का उद्भव मुगल काल में ही हो गया था, जहां इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता था। बाद में ब्रिटिश शासन और सामंती व्यवस्थाओं में भी इस पद का विशेष महत्व रहा। दरोगा का जो मुख्य कार्य वो था निरीक्षण, प्रबंधन और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना। यह पद केवल प्रशासनिक दायित्व तक सीमित नहीं था, बल्कि न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी दरोगा की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश में आज भी दरोगा शब्द का उपयोग होता है। राजस्थान के क्षेत्रों में दरोगा को राजा के दरबार में उच्च प्रबंधन और निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता था। इसे एक प्रभावशाली और सम्मानजनक पद माना जाता था, जहां नियुक्त व्यक्ति को कुशल, निष्ठावान शासक का विश्वास पात्र समझा जाता था। इतिहास में दरोगा पद का महत्व इस बात से भी झलकता है कि यह व्यक्ति सामंती व्यवस्था में राजा और प्रजा के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता था। चाहे वह राजस्व प्रबंधन हो, पुलिस व्यवस्था हो या अन्य प्रशासनिक कार्य, दरोगा की भूमिका हर क्षेत्र में अहम मानी जाती थी। आज भी यह शब्द एक ऐतिहासिक संदर्भ और सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। दरोगा की पत्नी को दरोगण कहा जाता था। दरोगण जो ये महिलाएं अन्य सेवा करने वाली स्त्रियों की अध्यक्षता करती थी। यह पद भी उतना ही सम्मानजनक था जितना दरोगा का। उसके बाद हम बात करते हैं हजूरी की। हजूरी शब्द का मूल अर्थ हाजिर रहने वाला या हमेशा सेवा में उपस्थित रहने वाला है। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से राजस्थान और भारत के कई सामंती और राजसी व्यवस्थाओं में उपयोग होता था। हजूरी एक सम्मानजनक पदवी थी जिसका उपयोग राजा या शासक के दरबार में उनकी सेवा, सलाह या प्रबंधन कार्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति के लिए किया जाता था। हजूरी का काम राजा के आदेशों का पालन करना, उनके दरबार में उपस्थित रहकर प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना और उनके निजी कार्यों में सहायता प्रदान करना था। हजूरी समर्पण और निष्ठा का प्रतीक था।
हजूरी को उनकी वफादारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था। ये पद उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो शासक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। ये जो हजूरी पद है, इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान मिलता था। उन्हें शासक के निकटतम सहयोगी माना जाता था। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास में हजूरी शब्द ने विशेष स्थान बनाया। ये एक परंपरा का हिस्सा रहा जो शासक और सामंतों के बीच संबंधों को दर्शाता है। अगर इसकी सही परिभाषा देखी जाए तो हजूरी का अर्थ है राजा के दरबार या प्रशासनिक कार्यों में उपस्थित रहने वाला व्यक्ति जो शासक के लिए निष्ठापूर्वक सेवा करता हो। यह केवल एक पद नहीं बल्कि शासक के प्रति समर्पण, विश्वास और सम्मान का भी प्रतीक है। अब इसमें ध्यान देने वाला जो तथ्य है वो है हजूरी शब्द का गलत या अपमानजनक उपयोग कभी कभी औपनिवेशिक काल के दौरान किया गया, जब सामंतों और उनके सहयोगियों की परिभाषाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हजूरी कोई जाति या गोत्र नहीं है, बल्कि ये केवल पद था जो एक सेवा से जुड़ा हुआ शब्द था। अब बात करते हैं वजीर। वजीर शब्द का उपयोग प्राचीन और मध्यकालीन काल में एक उच्च प्रशासनिक और सलाहकार पद के लिए किया जाता था। वजीर का अर्थ है मंत्री या राजनीतिक सलाहकार जो शासक के प्रशासनिक और नीति निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह आज भी देखा जा सकता है। यह पद शाही दरबार में सर्वोच्च और सम्मानजनक माने जाने वाले पदों में से एक था। इतिहास में वजीर का महत्व बहुत महत्वपूर्ण था। भारत के इतिहास में वजीर शब्द मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और अन्य इस्लामी शासनों के दौरान प्रचलित हुआ। वजीर का कार्य न केवल शासन के विभिन्न विभागों को संभालना था, बल्कि शासक को राज्य की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर सलाह देना भी था। यह पद अक्सर बहुत प्रभावशाली होता था और वजीर को राज्य के संचालन में पूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। और जो वजीर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रशासनिक कार्य। वजीर पूरे राज्य के प्रशासन का प्रमुख होता था और सभी विभाग उसके अधीन काम करते थे। इसके अलावा राजकोष का प्रबंधन, सैन्य रणनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योग था। वजीर राज्य की आर्थिक नीति, राजस्व संग्रह और व्यय का नियंत्रण करता था और सैन्य रणनीति के तहत वजीर युद्ध और शांति के मामलों में शासक को सलाह भी देता था और कभी कभी सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व करता था। वह न्याय व्यवस्था में भी भाग लेता था। वजीर न्यायिक कार्यों में शासक की मदद करता था और सुनिश्चित करता था कि राज्य में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। वजीर का काम शासक के लिए अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना, उनके साथ कूटनीति को मजबूत करना भी होता था। मुगल साम्राज्य के दौरान वजीर को दीवाने आला या प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। यह ध्यान देने योग्य बात है। अकबर के शासनकाल में बीरबल और टोडरमल जैसे वजीर अपने प्रशासनिक कौशल और नीतियों के लिए प्रसिद्ध हुए, जिनकी गाथाएं हम आज भी सुनते हैं। उन्होंने न केवल मुगल साम्राज्य की स्थिरता को मजबूत किया बल्कि कर प्रणाली और भूमि सुधार जैसे नीतिगत बदलाव भी किए। राजपूत दरबारों में भी वजीर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हालांकि यहाँ वजीर को मुख्यमंत्री या राजपुरोहित के समान माना जाता था। उनका काम शासकों के फैसलों में मार्गदर्शन करना और राज्य की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना था। अगर आज के संदर्भ में देखें तो वजीर शब्द का उपयोग मंत्री या सलाहकार के रूप में किया जाता है। यह पद प्राचीन काल की प्रशासनिक दक्षता और कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। वजीर का पद न केवल एक प्रशासनिक भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि एक कुशल और नीतिगत सलाहकार कैसे पूरे राज्य को समृद्ध बना सकता है। उनका योगदान शासन और इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ चुका है। अब बात करते हैं खवास शब्द की। खवास शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से प्राचीन और मध्यकालीन शासन व्यवस्थाओं में एक विशिष्ट सेवक, सहायक या विशेष अधिकारी के रूप में किया जाता था। यह पद शाही दरबार, प्रशासनिक व्यवस्था और राजा या नवाब के निजी कार्यों के लिए अत्यधिक महत्व रखता था। खवास का काम राजकीय और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाना होता था, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। खवास का अर्थ अरबी और फारसी भाषाओं में विशिष्ट या महत्वपूर्ण होता है। मध्यकालीन भारत में यह पद मुख्य रूप से मुगल, दिल्ली सल्तनत और अन्य शासकों के समय प्रचलित हुआ।
ख्वास दरबार का वह व्यक्ति होता था जो शासक के निजी कार्यों और गोपनीय मामलों को संभालता था। इसका कार्य क्षेत्र सामान्य प्रशासन से लेकर शासक के सुरक्षा और गुप्तचर तंत्र तक विस्तृत हो सकता था। आप सोचिए ख्वास कितनी बड़ी पदवी थी। ख्वास राजा या नवाब के निजी सेवक के रूप में भी कार्य करता था और शासक के रोजमर्रा के कार्यों का भी प्रबंधन करता था। शासक के महत्वपूर्ण पत्रों और संदेशों को गोपनीय रूप से भेजने और लाने का कार्य भी ख्वास के जिम्मे होता था। ख्वास अक्सर गुप्तचर यानी जासूस के रूप में भी काम करता था और शासक के दुश्मनों या षड्यंत्रों की जानकारी जुटाता था। शाही महल में ख्वास का काम आयोजन, मेहमानों की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को संभालना भी होता था और महत्वपूर्ण अवसरों पर ख्वास को शासक का विशेष दूत बनाकर राजनयिक मिशनों पर भी भेजा जाता था। ख्वास का पद शासन की व्यवस्था में न केवल एक सहायक की भूमिका निभाता था बल्कि वह शासक का विश्वास पात्र भी होता था। यह पद थोड़ा निचले स्तर का होते हुए भी शासक के करीब रहने के कारण अत्यधिक प्रभावशाली था। कई बार ख्वास के पास इतनी शक्ति और गोपनीय जानकारी होती थी कि वह दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। राजपूत काल में भी ख्वास का यह पद देखा गया। यह दरबार में राजा के विशेष सेवक या सहायक के रूप में होता था। ख्वास शासक के निजी कार्यों में मदद करता था और दरबार की अन्य गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता था। और आज के संदर्भ में देखें तो ख्वास, हालांकि आज ख्वास शब्द प्रशासनिक पद के रूप में उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट करता था कि शासन व्यवस्था में हर पद, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, अपने तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ख्वास का पद न केवल शाही व्यवस्था का हिस्सा था बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे हर स्तर के कर्मचारी और सेवक शासन और प्रशासन के सुचारू संचालन में योगदान करते थे। ये पद इतिहास में कर्तव्य निष्ठा और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है।